सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निगम में। साथियों, हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए, मैथ्स के लिए। वन डे वन चैप्टर, ये हमारा एम है। एग्जाम से पहले पहले सारा कंप्लीट कोर्स कराना है आपको। तो आज की सीरीज में थर्ड टॉपिक है आपका नंबर ऑफ यूनिट प्लेस एंड फ्रैक्शन। दो टॉपिक छोटे हैं इसलिए दोनों को एक साथ मर्ज कर लिया गया है। कोई अगर बड़ा टॉपिक आएगा, बड़ा चैप्टर आएगा, तो उसको वो एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो इकाई के अंक के लिए और भिन्न के लिए, है ना। 5 मिनट का रिवीजन है, थोड़ा सा जल्दी समझना है। देखो, इकाई के अंक के लिए जो भी पावर होती है, पावर को हमें डिवाइड करना होता है 4 से, ठीक है। कोई भी पावर है तो पावर को जो है हमें डिवाइड करना होता है 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो दो केस बनेंगे, एक तो पावर डिवाइड होगी और एक पावर डिवाइड नहीं होगी। तो पावर अगर डिवाइड हो जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर जो बेस में नंबर है, बेस में जो है 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उस कंडीशन में, कब, जब पावर 4 से डिवाइड हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ यूनिट प्लेस इनके सब में इनकी जगह कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर बेस में जो है 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, तो इस केस में अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो यूनिट प्लेस आएगा 1। जैसे कि हमने कहा कि 2 की पावर 12 है, तो 12 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है मान लो 8 की पावर, मान लो लिखा है 8 की पावर 16 है, 8 की पावर 16 है, तो पावर 4 से डिविजिबल है और बेस में कैसा नंबर है, 8, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। ये इन चीजों का मतलब है ना। अब जैसे कि मान लो लिखा है भाई 3 की पावर है मान लो 24, और हमने देखा जो पावर है वो 4 से डिविजिबल है, पावर 4 से भाग हो जाएगी, और आधार में कैसा नंबर है, बेस में एक ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर 9 होता, 9 की पावर होती 40 40, तो आप लोग देखोगे कि पावर जो है 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसा, बेस में कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है ना, 5 को छोड़कर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। और 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो और 6 की पावर कुछ भी हो, ये 4 नंबर ऐसे हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, आपको चेक ही नहीं करना। 0 के प्लेस पर यूनिट प्लेस 0 रहेगा, 1 पे 1 रहेगा, 5 पे 5 रहेगा और 6 पे 6 रहेगा। ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो इनकी पावर कुछ भी कर लो आप लोग, चाहे वो 4 से डिवाइड होने वाली हो या ना हो, ये डिजिट कभी भी यूनिट प्लेस पर चेंज नहीं होती है। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया। तो ये सारे केस अभी हमने कब के लिए पढ़े हैं, जब पावर 4 से डिवाइड हो रही है। अगर पावर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो और भी आसान है। क्या आसान है भाई, जैसे मैंने कहा यहाँ कि 7 की पावर है मान लो 62 है। अब हमने 62 को देखा, 4 से डिवाइड किया, है ना। 4 से जब हमने 62 को डिवाइड किया तो 15 टाइम 15 चौका 60, हमें पता है रिमाइंडर कितना आया, 2। तो इस केस में आपको देखना है, अगर पावर को तो 4 से डिवाइड करना ही है, तो पावर को तो 4 से डिवाइड करना ही है, तो पावर को 4 से डिवाइड करते टाइम यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, तो जो भी रिमाइंडर है उसी को बना लो बस। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 49 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 9। बताइए, समझ पा रहे हैं मैंने क्या बताया। तो अगर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा, उसी को पावर बना देंगे और हम आंसर ले आएंगे, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था नंबर ऑफ यूनिट डिजिट का बेसिक, ठीक है। चलो पहले उसी के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक। अब देखो 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई के अंक के लिए हमें सबसे पहले कितने भी मल्टीप्लाई में नंबर क्यों ना दे रखे हैं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम यूनिट डिजिट उठाएंगे। इसका 8, इसका 5, इसका 4 और इसका 2। सबकी मल्टीप्लाई पूरी करने की भी जरूरत नहीं है, कहने का मतलब है
8 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे तो 8 5 जा कितना हुआ 40, 40। तो 40 में यूनिट डिजिट कितना आया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले वाले। बताओ समझ आया? भाई हमने क्या किया, जो यूनिट डिजिट थे, जो इकाई के अंक थे, एक 8 था, एक 5 था, एक 4 है और एक 2 है। हमने इन्हीं की मल्टीप्लाई करने का सोचा। तो जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40, तो यहाँ 0 आ गया। और 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा, इसलिए यहाँ इकाई का अंक कितना आ गया 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 का 2 और 2 इंटू 6 12, 12 का 2 और 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया 8। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ आया? भाई 3 की 1 से गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, 2 गुणा 6 12, 12 का 2 और 2 चौक 8, यानी यूनिट प्लेस कितना आ गया 8। समझ आया? चलिए अब ये पावर वाला है, 7 की पावर 42 है। तो आप लोग देखेंगे मैंने आपको बताया है कि पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। अब पावर कितनी है यहाँ 42। तो जब 42 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम 4 दाई 40, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा। तो पावर 2 बना लेंगे हम यहाँ, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कितना होता है 49। और हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 9। बताओ समझ आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। पावर को आप जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ देखो 4 एकन 4, 4 तिया 12, यहाँ तो पावर 4 से डिवाइड हो गई। और अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है और बेस में कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। मैं आपको ये समझा चुका हूं अभी। बताओ समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 9 की पावर 63 है, यहाँ यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो 9 की पावर 63 है, तो पावर को 63 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, 2 बचा 23 हुआ, 4 पंजे 20। तो जो यूनिट डिजिट बचा पावर में वो कितना बचा, शेषफल बचा रिमाइंडर 3। और 9 की पावर 3 कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 729, 9 का क्यूब होता है 729। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया हमारा 9। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? चलिए अब 4 की पावर 97 है, तो यहाँ क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हुआ, 4 चौक 16, तो पावर में बचा 1 और बेस में तो 4 था, 4 ही लिख लिया। तो 4 की पावर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 ही तो आएगा, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आप लोग भी करते चलो, है ना, मुझसे पहले करते चलो। चलिए अब यहां अगर पहुंचे तो करते हैं। पावर को यहाँ देखो 4 से डिवाइड हो जाएगी पावर, बिल्कुल पावर 4 से भाग हो जाएगी। और 7 आधार में है 7, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1 प्लस, है ना। देखो रटने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 84 है, तो आप लोग ऐसा लिख लेना 7 की पावर 4 और इसकी पावर 21, 21 चौक 84। और जब 7 की पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे तो वहां यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी कर लो तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखनी है, किसी को अगर दिक्कत आ रही है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है द कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहां पर जाकर आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पूरी डिटेल क्लास है पड़ी हुई वहां पर, एक एक 2-2 घंटे की क्लास है वहां पर, 2-3, तो वहां पर जा सकते हैं। या जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कंप्लीट वीडियो का। ठीक है, वहां से आप कंप्लीट वीडियो पर जा सकते हो। और अगर आपको जो इसकी पीडीएफ चाहिए अगर क्वेश्चंस की, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चैनल पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो 1 आया। अब यहाँ पावर आप देखोगे, पावर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर में 1 बचेगा, तो 5 की पावर 1। यहाँ तो वैसे हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि 5 में तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 5 ही रहता है। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका इकाई कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। और एक चीज और समझना, जो इकाई का अंक होता है उसी को हम लास्ट डिजिट भी कहते हैं, ध्यान रखना। लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक। तो अंतिम अंक भी यही होता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है विशेष। अंतिम अंक या इकाई का अंक एक ही बात है। अच्छा, मैं अगर यहाँ आपसे चेक करवाऊं कि भाई चेक करो इकाई का अंक क्या होने वाला है, तो हम देखेंगे पावर 4 से डिवाइड हो रही है और आधार में सम संख्या है तो 6 होगा, प्लस 6 की तो पावर कुछ भी है 6 ही रहेगा, प्लस पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 होगा। तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट कितना आया? 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां देखेंगे तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो पावर बेस कितना भी बड़ा हो, जब हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हम यूनिट डिजिट लेंगे, तो हम यहाँ 9 उठाएंगे केवल। ठीक है। और पावर कितनी भी बड़ी हो, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंकों की संख्या चेक करते हैं। तो पावर में से आपको लास्ट के 2 अंक ही उठाने हैं बस, केवल और केवल। तो या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व करो, जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। अब हम 4 से पावर को डिवाइड करेंगे, 4 × 4 19 हुआ, 4 × 16, तो पावर में बच गया 3। और 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 7 2 9 729, और 729 में इकाई का अंक क्या होगा? 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, कुछ टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से कर सकते हो। चलिए अब इस पर आते हैं। इस पर है वही, देखो पावर को आप देखो 4 से डिवाइड हो जाएगी और आधार में कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6, प्लस यहां पर पावर 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा पावर में, 4 की पावर 1 यानी 4 रह जाएगा, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10, और 10 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। ठीक है, ये एग्जाम में आने लायक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, है ना, एग्जाम में आने लायक है एसआई के एग्जाम में। अब देखो हम पावर को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी, और आधार में कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका? 1 माइनस। अब यहां देखो 6 है तो 6 को तो पावर को भाग करने की जरूरत नहीं है, 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही तो रहता है। अब मैं आपसे कहूं यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे 1 में से 6 घटाकर माइनस के 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो आपका कॉइंसिडेंस है कि आपका आंसर यहाँ भी 5 ही आएगा, वहां वैसे भी रियल में भी 5 ही आएगा। ठीक है, वो क्या है? देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ केवल 1 थोड़ी ना आएगा, इसके पहले भी तो कुछ नंबर आएंगे, वैसे इसके पहले भी कुछ नंबर आएंगे। अब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर नीचे लेकर घटाते हैं, तो जब 1 में से 6 नहीं घटेगा तो हम यहाँ हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 11, और 11 में से आप अगर 6 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 5। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतनी माथापच्ची करने से अच्छा है आप 1 में से 6 घटा लो, कितना आया? -5, और माइनस में -5 छोड़ दो, -5 में माइनस छोड़ दो तो कितना आया? 5। हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, माइनस आपका यूनिट डिजिट कभी नहीं आना, जब नहीं आना तो माइनस छोड़ने की तो बात ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी माइनस वाली कंडीशन बन रही होगी तो यहाँ पर हासिल ले लेंगे, कैरी ले लेंगे यहाँ से, और हासिल लेने के बाद तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब घटाएंगे। बताइए, समझ आया? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोग कर लेना, या मैंने आपको बताया है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंचना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो साथी भी चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी करना है कि जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जिनको मैथ में बड़ी प्रॉब्लम है ना, और एसआई का एग्जाम आने वाला भी है, तो आप चैनल को जो है, मेरे जो क्लास है उसको जो है शेयर करो, वहां तक पहुंचाओ उन लोगों तक जो लोग पढ़ने में वाकई वीक हैं, जिन्होंने मैथ के डर से एसआई की तैयारी करना ही छोड़ दिया है ना, या जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर आप जो है उनको शेयर भी कर सकते हो, वो लोग देखेंगे, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कंपटीशन करेंगे ज्यादा, भाई जिसका जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये है, यदि 143 213 19 स्टार 31 और 34 इंटू 17 में इकाई का अंक 6 है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। जब हमें यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, वो इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो हम इकाई का अंक उठाएंगे, तो यहां से इकाई का अंक कितना आएगा 3, इंटू मल्टीप्लाई हो रही है, यहां से कितना आएगा 3। देखो मैं पूरा डिटेल में करके बता रहा हूँ, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ कितना आएगा स्टार, इंटू यहाँ कितना आएगा 4, इंटू यहाँ कितना आएगा 7। उसने कहा इनमें जो यूनिट डिजिट है वो 6 दे रखा है। चलो पहुंचते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36, 36 का 6, और 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा 42, 42 का कितना आ जाएगा 2। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस स्टार की मल्टीप्लाई में अगर 2 के साथ करूं तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये 6 कब कब आ सकता है भाई, अगर यहां हम स्टार की जगह 3 लिख दें तो 3 गुणा 2 6 हो सकता है, या और भी कोई कंडीशन बन सकती है 6 की, बताओ भाई। 6 की और भी कोई कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर यहाँ 8 होगा तो, अगर यहाँ 8 होगा तो 8 गुणा 2 16 का 6 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, 8 नहीं दे रखा है, तो कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो 3 मिलेगा या हमें 8 मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 3 और 8 दोनों मिल जाएंगे, तो तब हमें क्या करना है, तब आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। या तो वो यहाँ पूछेगा आपसे कि स्टार का सबसे बड़ा मान बताओ या स्टार का छोटा मान बताओ। तो अगर स्टार का बड़ा मान पूछता तो 8 आ जाता, स्टार का छोटा मान पूछता तो 3 आ जाता। यहाँ तो 3 ही है, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमें टिक करने आने चाहिए। कभी पता चला कि 3 और 8 दोनों मिल जाए और क्वेश्चन हमने तभी से पढ़ा नहीं है, और हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो गलत है, छोड़ो इसका नंबर तो सभी को मिलेगा कॉमन, तो आंसर जरूर टिक करके आना है। अगर क्वेश्चन गलत है तो आपको भी मिलेगा नंबर। कई बार ऐसे चांस हो जाते हैं कि एक नंबर उन्हीं को मिलता है जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 1000 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताना है इकाई का अंक। ठीक है, ऑप्शन ये दे रखे हैं। अब हम देखेंगे, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं आपसे, 1 का मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि 1 फैक्टोरियल अगर है इसका तो मीनिंग है 1, अगर 2 फैक्टोरियल है इसका मीनिंग क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। अगर 3 का फैक्टोरियल है तो इसका मीनिंग क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ 6। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और हमने देखा 3 का फैक्टोरियल 6 आया तो 6 चौक 24 हो जाएगा, है ना। अगर हमें बड़े फैक्टोरियल निकालने हैं तो हम 5 के फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल कितना है 24, तो 5 गुणा 24 कितना हो जाएगा 120। पूरा डिटेल में ना लिखते, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल होता तो 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल लिखते, और 5 का फैक्टोरियल 120 है तो 6 गुणा 120 कितना हो जाएगा 720, 720। चलिए, तो अब हमें इनको प्लस करना है सबको, तो 1 का फैक्टोरियल है 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल है 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल है 6 प्लस 4 का फैक्टोरियल है 24, 5 का फैक्टोरियल है 120। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। देखो अगर आप 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल ये 120 कितना आ जाएगा 720। अगर आप 7 का फैक्टोरियल चुनेंगे तो 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल यानी 720, तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा सब में। तो इसका मतलब है कि इससे बड़े जितने भी नंबर आएंगे सभी में जो यूनिट डिजिट आएगा वो तो 0 आएगा। तो इनको तो छोड़ दो, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब किनसे है, इनसे है। यहाँ देख लो यूनिट डिजिट कितना भाई 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 1 13, और 13 में यूनिट डिजिट कितना आया 3, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 57 अंक। कहां तक 57 अंक तक की ये सीरीज है, और 57 नंबर तक नहीं है, 57 तक संख्याएं नहीं लिखी है, 57 डिजिट है। मैंने आपको कल भी कराया था एक क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक था वो कल पढ़ा था हमने,
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था शेषफल पर में, वहां पर चीजें पढ़ी थी। चलिए फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह लिखे हुए नंबर हैं ये। और कहां तक टोटल कितने नंबर हैं? 57 नंबर है काउंट करेंगे तो। अब 57 नंबर हैं, आप लोग यहां तक चेक करोगे तो सब में एक एक अंक है, सब में एक एक डिजिट है। और अब यहां से कितने कितने डिजिट हो गए? यहां से हो गए दो दो अंक, यहां से दो दो डिजिट शुरू हो गई। अब तो आप लोग चेक करोगे कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। और टोटल अंक कितने थे? 57। तो 57 में से 9 माइनस कर लेते हैं, कितना बचा? 48। तो 9 डिजिट तो ये हो गई। तो दो दो अंकों वाले जो है कितने अंक, कितनी डिजिट बची हैं? 48 डिजिट बची हैं, 48 अंक हैं ये। और जो 48 अंक हैं सभी में दो दो अंकों की संख्याएं हैं। देखो आप लोग, सभी में दो दो अंकों की संख्याएं हैं। तो अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो मुझे संख्याएं मिल जाएंगी कितनी है? तो 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 संख्याएं मिलेंगी। भाई आपके पास 48 डिजिट है, आपके पास 48 48 अंक हैं और दो दो अंकों की संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 24 24 संख्याएं बनेगी। तो एक बात तो बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ चेक करूं 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। तो संख्याएं भी तो 9 है। तो 9 संख्याएं तो ये हो गई भाई, प्लस उससे आगे 24 संख्याएं और हो गई। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हो गई? तो आप लोग बताओगे सर 24 और 9 33, 33। ये 33 संख्याएं हो गई। अब जब 33 संख्याएं हैं तो हम मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई होगी वो कुछ इस तरह होगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह, 31 32 33 इस तरह ये सीरीज होगी कुछ। ठीक है। अब हमसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट कितना है? कितना है? 33 का 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, क्रम सही है मतलब अब हम आ गए हैं फ्रैक्शंस पर, यानी भिन्नों पर। तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन के हिसाब से सीखता चलेंगे। छोटे और बड़े की बात चल रही है, तो एक बात बताओ, जिधर ये साइन लगा हुआ होता है ना, तो जिधर की तरफ ये मुंह खुला है उधर होगा बड़ा नंबर। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और पीछे होगा एक छोटा नंबर। ठीक है, ये क्या है? बड़ा और छोटा नंबर। ठीक है, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा नंबर होगा, पीछे छोटा नंबर होगा। अब कोई भी दो फ्रैक्शन है उन्हें हम चेक करेंगे कि वो छोटा कौन सा होगा और उनमें बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब जैसे कहा है 2/3 और 4/5 लिखा है। अब मैंने कहा आपसे बताओ इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, कितना आया? 10 10। और 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी, 3 चौक 12। तो 10 और 12 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप लोग कहेंगे सर 12 बड़ा है। इसका मतलब ये 12 किसके ऊपर लिखा है? 4/5 के। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 और 4/5 में जो 4/5 है वो नंबर कैसा होगा भाई? बड़ा होगा। समझ आया? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। अब जब आप लोग यहाँ चेक करेंगे 24 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। और 12 गुणा 9 करेंगे तो 108। मतलब इन दोनों में ये बड़ा है। अब हम यहाँ चेक करेंगे 9 8 72, 24 5 120, तो इन दोनों में तो ये बड़ा हुआ। और जबकि लगा हुआ साइन इधर है तो ये गलत हो गया। यहाँ देखेंगे 80 और 60, तो यहाँ 80 है और यहाँ 60 है तो ये बड़ा है। ठीक है, 24 5 120, 8 9 72 ये बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को भी चेक करना है। 24 ढाई 240 और 12 नमा 108, इसका मतलब ये सही है, ये कंडीशन सही बैठ रही है। यहाँ देखो 24 5 120, 8 9 72 ये बड़ा है। 12 नमा 108, 24 ढाई 240 ये बड़ा है, गलत हो गया। 12 पंजे 60, 8 ढाई 80 तो पहली गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा हमारा क्या हो गया? बी हो गया। तो एक तो तरीका ये है। यह एक दूसरा तरीका है, अगर आपको ये चीजें समझ में ना आ रही हो तब क्या करना है, जैसे ये नंबर थे
भाई 10/12 था, अगर हम सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 10/12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। 9/24 को 3 से, अगर हम 9/24 को सॉल्व करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 8 24, ये आएगा। और 5/8 को तो सॉल्व करना ही नहीं है, बस 5/8 ही रहेगा। तो मुझे 3 नंबर फ्रैक्शन चेक करने हैं। तो देखो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि डिवाइड कर लूं मैं सबको। डिवाइड करने का मतलब है मैं एक एक जीरो बढ़ा लूं सब में, ऊपर भाग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 8 48, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और 8 6 48, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मुझे यहां से पता चल गया कि 3 सबसे छोटा है, 6 उससे बड़ा है और 8 सबसे बड़ा है। अब हमारा जो क्रम है एक तरह से लगा हुआ, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, मतलब 10/12 सबसे पहले आएगा। तो 10/12 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, ये तो पहली कट हो गए। 10/12 के बाद ये 6 वाला आएगा, मतलब 5/8 वाला आएगा। तो 5/8 वाला इसमें है इसमें नहीं है, तो ये कट गया, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये तरीका है आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आरोही क्रम। ये क्या लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर। क्या लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर। जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कैसा क्रम भैया? बढ़ता क्रम। अब क्रम कैसा बढ़ेगा? क्रम कब बढ़ेगा? तो क्रम बढ़ेगा, आप लोग कहोगे कि पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर, यही तो क्रम बढ़ रहा है। देखो आप, जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एस्केलेटर जो नाम होता है उसका इसलिए तो होता है, बढ़ते क्रम में होती हैं वो चीजें। तो बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो अगर मैं केवल साइन के चिन्ह के हिसाब से देखूं तो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होगा। तो ये वाला कंडीशन सही बन सकती है, ये तो कंडीशन सही बन ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए। ये भी बन सकती है, ये नहीं बन सकती। दो ऑप्शन तो हमारे साइन से चिन्हों से कैंसिल आउट हो गए। अब हम बड़े और छोटे में फर्क कर लेते हैं बस। जैसे मैं यहाँ चेक करूं, इन दोनों को चेक करो, 15 नमा 135 और 14 गुणा 11 करेंगे तो 154। तो इन दोनों में ये बड़ा हुआ। अच्छा अगर मैं इन दोनों में चेक करूं, 13 7 91 और 11 8 88, तो 91 बड़ा है और 88 छोटा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, 88 91 बड़ा बैठा है, 91 छोटा है और यहाँ 88 बड़ा कर रखा है, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए करेक्ट आंसर हो गया हमारा। देखो कोई भी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, है ना। हमारा जो हमें जो अपना जो सिक्स सेंस है वो भी थोड़ा एक्टिव रखना है, हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी एक्टिव रखना है, तो हमारा जो नंबर लाना है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम टाइम में वहां पर बिल्कुल दिमाग फ्रेश रखना है, बिल्कुल हैप्पी रहना है, खुश रहना है। खुश नहीं रहोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, तो वहां क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पूरे, ठीक है। इसलिए हमने हमने आपको बताया भी है कि आपको क्या करना है कि जब एग्जाम टाइम आने वाला हो तो कुछ भी नई चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है, इस तरह किया है जितना भी आपका रिवीजन है वो सारा का सारा इसी से हो जाएगा। वरना आप अगर पूरे चैप्टर की पूरी क्लास देखोगे तो वो अब नहीं कर पाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया। और तरीका मैंने आपको बताया है कि क्या करना है भाई, नंबर तो डिजिट तो वही वही है, हम भाग एक एक जीरो बढ़ा के भाग करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए है, आप लोग करेंगे इसे। नेक्स्ट, हाँ भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका जो ऑप्शन है मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है इसके, हाँ ऑप्शन गलत है इसके। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ चलते हैं, हम ना इसे यहां से सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या है, 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 + 4 अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे से सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे इसकी ट्रिक भी है, तरीके भी हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती है ना। ट्रिक तो उन्हीं चीजों पर, ट्रिक जो होती हैं उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उन्हीं पर वर्क करेंगी केवल। लेकिन अगर क्वेश्चन किसी अलग तरीके से आ गया तो वो ट्रिक फेल हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बेसिक ही मेथड बता रहा हूँ। 5 × 5 = 4 9, कितना हुआ? 9/5 हुआ। इसे हटा दो यहाँ से, अब ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच गया 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं 3 से 9 डिवाइड भी तो हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ फाइनली 1 + 5/3 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और 5 8, ये कितना हो गया? 8/3, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से,
3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। तो हम देखेंगे 4 एकन 4 और 3 7, कितना आया हमारा आंसर 7/4। आंसर सही है भैया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 7/4। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन को करने का तरीका है, नीचे से सॉल्व करो पलटते चले जाओ, फिर सॉल्व करो फिर पलटते चले जाओ। ये आप डिवाइड यहाँ ना करते तो आप लास्ट में करते ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हो तो बाद में आएगा आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब ये बार वाले कॉन्सेप्ट, बार वाला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो बार वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी नंबर होते हैं जिन पर बार होता है, जैसे 2.23 पर बार है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है जितने भी नंबर पर बार है उतने हम 9 लिख देते हैं, तो ये बार भी हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा। कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है, यहाँ इतना समय नहीं है जो हम इसको पूरे को प्रूफ करते फिरेंगे। प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का काम है, लेकिन क्यों करना जब हमें रिजल्ट ही याद रखना है। तो एग्जाम टाइम में प्रूफ थोड़ी ना करोगे। तो 23/9 यानी जितने नंबर पर बार होता है उतने नीचे 9 लिख देते हैं, बार हट जाएगा पॉइंट हट जाएगा। अच्छा, मान लो कुछ नंबर ऐसे हैं जिन पर पॉइंट, जैसा मान लो लिखा हुआ है 0.251 और 51 पर बार है, 2 पर बार नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले पूरा का पूरा नंबर लिखो, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाओ। ये तरीका होता है। तो 249 249 डिवाइड बाई 990। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसी तरीके से जाएगा। तो ये तरीका है, बार हो तब क्या करना है, कुछ पर बार और कुछ पर बार ना हो तब क्या करना है। अब देखो, इस तरह का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आपको ऐसा लिख कर नहीं करना है। क्या करना है भाई? देखो, हम जो 3.87 है, मैं हटा देता हूं इसको। देखो 3.87 पर बार है तो मैं 3.8787 ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है। 2.59 पर बार है तो घटा रहे हैं तो 2.59 इसके नीचे लिख लिया, 59 पर बार है तो 5959 लिख लिया, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम? सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटा लो भैया। देखो 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 - 2 कितना जाएगा? 1। अब आप लोग देख रहे हैं 28 जो है रिपीट होगा, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1.28 और 28 पर बार। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, 1.28 और 28 पर बार। समझ आया? और अगर आप ऐसा कर रहे होते कि 3 + 87/99 -2 - 59/99, तो इसकी कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे, और इतने जो दूसरा व्यक्ति है वो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन आपके पास से सॉल्व करके ले जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा देखो, ये हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ऐसा करो, यहां से पॉइंट हटा लो तो 2 0 आ गए, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितने 0 आएंगे? 2 4 2 6 और 1 7। तो 10 की चलो लिख लो, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी जो वैल्यू है, तो मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? तो ऊपर कितना बचा? 10 के पास ऊपर 5 0 बचे, 1 2 3 4 5 इंटू, और इस पूरे के प्लेस पर 100/3618 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? 0.0276। और मैं देखूंगा भाई 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, तो 276 बचा और 1 0 और आ गया। तो आंसर कितना आया? 2760। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, बताओ समझ आया? और पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है ना, जितनी कम कैलकुलेशन कर पाओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम से कम करनी है, दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो, ये है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5 5/3।
इंटू 5 टू 10, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, 7/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 कितना हुआ 9, 9/7। इसी तरह हम लास्ट में सॉल्व करते चले जाएंगे। तो लास्ट वाले को जो हम सॉल्व करेंगे 1001 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2002, और उसमें से 999 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 1000 माइनस करूंगा तो 1002 और एक 1003 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1003 डिवाइड बाई 1001, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो आप लोग देखोगे 5 से 5 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसी तरह कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। जब इसी तरह कैंसिल आउट होते चले जाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर बचा है तो लास्ट टर्म में न्यूमरेटर बचेगा यानी अंश बचेगा। तो 1003/3 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 1003/3, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या को 2/3 से 2/3 जो किसी संख्या का 2/3 भाग जो है वो 96 है, उसी संख्या का 3/4 पार्ट किसके इक्वल होगा, है ना। इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 96 देन व्हाट इज 3/4 ऑफ दैट नंबर। हमें जो भी नंबर है उसका 3/4 पता करना है। ठीक है, अब 3/4 पता करना है। उसने कहा कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है और उस नंबर का 2/3 जो है, उस नंबर का 2/3 जो है वो 96 है, यह मैं कह रखा है। तो अगर मैं सॉल्व कर दूं, 2 से डिवाइड करूं इसे तो 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3 × 48, 3 × 48। ठीक है, अब उसने कहा जो भी वो नंबर है उस संख्या का, जो भी वो नंबर है उसका 3/4 भाग बताना है। तो जो नंबर था हमारे पास वो था 3 × 48, और इस नंबर का मैं अगर बात करूं 3/4 पता करूं तो इसका 3/4 कर देंगे, 4 से डिवाइड कर लो 12। अब मैं यूनिट डिजिट चेक कर लूं इसका, 3 × 9, 9 दूनी 18, 8 आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, ये तो हो ही नहीं सकते। और 12 × 36, 36 × 3 कितना होता है 108, तो ये हो गया, ये गलत हो गया। आंसर हमारा सी हो गया 108। बताओ समझ आया? चलिए कर सकते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, बस लैंग्वेज को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। उसने कहा किसी भिन्न का हर उसके अंश से। अब देखो, जैसा कोई भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अंश और हर, है ना। तो उसने कहा द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। जो किसी भी, जो हमसे मान लो हमने जो फ्रैक्शन मान लिया वो हमने, उसने कहा जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर जो है हर उसके अंश से, तो हमने क्या करा, अंश हमने x मान लिया, तो हर जो है वो x+2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा यदि अंश में 1 घटा दें, अब न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो, तो न्यूमरेटर कितना है x, x में से 1 माइनस कर दो, तथा हर में 1 बढ़ा दें, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 बढ़ाने के लिए कहा, तो डिनोमिनेटर x+2 था, इसमें जब +1 बढ़ाओगे तो x+3 हो जाएगा। तो अब उसने कहा तो फ्रैक्शन का जो मान है वो 1/2 हो जाता है, तो फ्रैक्शन बताना है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो इसके बिना भी करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। 2x - 1, 2x - 2 सॉरी, इज इक्वल टू x+3। x इधर ले आओ, 2 उधर ले जाओ, 2x - x आया x और 3 + 2 कितना आया 5, तो x की वैल्यू तो आ गई 5। अब अगर x की वैल्यू 5 है, यहां हम पुट कर दें तो 5/5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 5/7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। बताइए समझ आया? तो ये तो था बेसिक मेथड। अब जब हमसे फ्रैक्शन ही पूछा, उसने फाइंड द फ्रैक्शन, जब उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन मेथड। उसने कहा कि जो न्यूमरेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, तो नीचे वाली संख्या ज्यादा है, तो देखोगे 3 और 2 5 ज्यादा है, 7 और 2 9 ज्यादा है, 5 और 2 7 ये भी ज्यादा है,
11 और 2 13, ये भी ज्यादा है, तो पहली कंडीशन तो होगी फेल, छोड़ दो। फिर उसने कहा अंश में से एक घटा दो, यानी न्यूमरेटर में से तो एक माइनस कर दो। तो जब हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और डिनोमिनेटर में एक बढ़ा दो, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये तो 1/3 आ गया फ्रैक्शन, जबकि आना कितना था 1/2। इसका मतलब ये गलत हो गया। अब इसमें एक जोड़ दो, इसमें से एक घटा दो, 7 माइनस 1 कितना हुआ 6, इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया 10। तो 6/10 तो 1/2 नहीं बना, ये भी छोड़ दो। अब इसमें से अगर मैं एक माइनस करूं तो कितना बना 4, और एक प्लस करूं 7 में कितना हुआ 8। देखो 4 2 जा 8, 1/2 1/2 आ गया, इसलिए सही है। बस इस तरह कर सकते हो आप, है ना। लेकिन ऑप्शन में फ्रैक्शन ही पूछा होगा, अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन ना पूछकर कुछ और चीजें पूछेगा तब हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तब हम बेसिक्स ही करेंगे, है ना, वैल्यू मानकर ही करेंगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे। समझ आया? चलिए, इसलिए ये चीज भी बताना जरूरी है और ये भी बताना जरूरी है। कुछ लोगों का माइंड ना ब्लॉक हो जाता है एक्स मानने पर, बोले अरे भाई एक्स आ गया समझ लो अब गया क्वेश्चन, अब नहीं होना, है ना। लेकिन हमें वैल्यू माननी आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में when one is added to both the numerator and denominator of a fraction, जब अंश और हर में प्रत्येक में एक। अब हमने जो फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन कितना मान लिया, फ्रैक्शन हमने x/y मान लिया। अब देखो मैं, क्योंकि हमसे उसने फ्रैक्शन के बारे में पूछा है तो मैं इसको कराऊंगा ऑप्शन से, और आपके लिए होगा होमवर्क। आप क्या करेंगे, इसको x और y से सॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर डला हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, केवल क्वेश्चन नंबर 13 लिखना है और बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करा दो आप। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले ये चीज करवा दूंगा। चलिए हम ऑप्शन उठाते हैं। उसने कहा किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रत्येक में एक जोड़ दो, ठीक है। तो प्रत्येक में एक जोड़ो भाई, ठीक है। तो मैं इसे ऑप्शन से करा रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रत्येक में एक जोड़ दो। तो अगर मैं यहाँ एक जोड़ दूं प्रत्येक में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। तो उसने कहा उसकी वैल्यू 4/5 हो जाती है। अगर मैं देखूं 2 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये हो सकता है। और यदि प्रत्येक में 5 घटा दें तो इसी में चेक कर लो पहले। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ऊपर 2, और प्रत्येक में से 5 घटा दें तो यहाँ भी 5 माइनस करा 2 आया, 5 माइनस करा 4 आया, तो यहाँ कितना आया 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया इसका फ्रैक्शन। तो उसने कहा 1/2 हो जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया 7/9। आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए समझ आया? चलिए, तो इसको आप जो लोग जो है होमवर्क के रूप में एक्स और वाई फ्रैक्शन से करके लाना इक्वेशन बनाकर, और नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 200% और 20% और 30% बढ़ा दिया जाए इनको, तो फ्रैक्शन जो है 9/13 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। देखो तरीका हम x/y मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब भी आपसे परसेंटेज की बात करें ना, वो कि परसेंटेज में वृद्धि है परसेंटेज में कमी हो रही है, तो जो फ्रैक्शन है आप उसको 100/100 मान लेना, फ्रैक्शन को 100/100 मान लेना, क्योंकि आसानी होती है परसेंटेज में 100 में जोड़ने पर या घटाने पर। उसने कहा जो अंश है, जो न्यूमरेटर है वो 20% इंक्रीज हो गया। न्यूमरेटर था 100, 20% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है हर है वो 30% बढ़ गया। अब जो डिनोमिनेटर था वो 100 था, और जो है वो 30% इंक्रीज हो गया तो 130 हो गया। अब जो फ्रैक्शन है वो 12/13 हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में उसने बताया कि वो 9/13 हो गया, तो ये जो है वो 9/13 है। तो हम यहां से एक ही यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि 100/100 यानी एक ही तो था, एक यूनिट ही तो था फ्रैक्शन, तो हमें एक यूनिट का मान निकालना है। तो आप देखोगे 13 से 13 कैंसिल हुआ, 12 नीचे पहुंच जाएगा, 9/12। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। या इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, 3 से 3 बार, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 3/4 जो है वो हमारा फ्रैक्शन हो गया, आंसर हो गया डी। बताइए, ठीक है। सेम कंडीशन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको x/y मान के करेंगे, नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता दूंगा। चलो नेक्स्ट है, किसी संख्या को 7/9 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से 9/7 से गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर जो है 64 अधिक प्राप्त हुआ,
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ए नंबर वाज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7/9, मतलब 7/9 से हमें मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, लेकिन बाई मिस्टेक हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9/7 से, इसको हमने 9/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी जो नंबर था। तो उसमें कहा, और जो आंसर है हमारा, जो रिजल्ट है वो 64 क्या आया, ज्यादा आया, 64 मोर हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमें वो नंबर बताना है कि वो नंबर क्या था। तो सबसे आसान तरीका है, हम एक नंबर मान लेते हैं। तो हम नंबर क्या मान ले भाई, तो एक काम करो, नंबर ऐसा मान लो जो इस 9 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो 9 गुणा 7 हमने नंबर मान लिया 63, हमने नंबर 63 मान लिया। अब अगर नंबर 63 है और 63 को हम 7/9 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या होता, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, तो हमारा आंसर आता 49। लेकिन जब हमने 63 को गलती से 9/7 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तब हमारा आंसर कितना आया होगा, तब आप लोग बताएंगे 7 9 63, 9 9 81, तो हमारा आंसर 81 आया होगा। आप देखो गलती करने पर आंसर बढ़ा है, यूनिट में कितना बढ़ गया, 11 9 2 और 7 4 3, तो यूनिट में जो है हमारा आंसर 32 बढ़ गया 32, जबकि कंडीशन इक्वल में मतलब रियल में कितना बढ़ा है, 64। तो 32 यूनिट का जो मान है वो 64 है, और 1 यूनिट का जो मान है वो 32 दूनी 64, 1 यूनिट बराबर है 2 के। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हमसे नंबर, फाइंड द नंबर, और नंबर हमने कितने यूनिट मान रखा है, 63 यूनिट। तो हमें 63 यूनिट का मान निकालना है। तो जब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 63 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 2 × 63 यानी 126, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बताइए समझ आया। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम आसानी से बहुत कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो यहां हमसे पूछ लेता कि सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर 49 यूनिट निकालते। वो पूछता गलत उत्तर बताओ, तो 81 यूनिट निकालते। समझ गए, उसने पूछा संख्या, तो हमने 63 यूनिट निकाल दिया। तो जरूरी नहीं है वो संख्या पूछेगा, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर देता है, कई बार कुछ और पूछ लेता है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को सावधानी से पढ़ना है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन तेज करनी है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग कपड़ों पर खर्च करने के बाद 1650 रुपए की बचत करता है। देखो भैया, मैंने कहा हमें उसकी इनकम मान लेनी है, हमें उसकी आय यानी इनकम मान लेनी है। तो इनकम हम कितनी मान लें और कैसे मान लें, तो मैंने कहा जितने भी नीचे वाले नंबर है सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 100 और 100 × 25 2500। तो हमने मान लिया उसके पास थे, व्यक्ति के पास 2500 रुपए। कितने रुपए थे व्यक्ति के पास, 2500 रुपए थे। अब उसने कहा 2/5 भाग तो उसने भोजन पर खर्च कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने भोजन पर कितना रुपए खर्च कर लिए, तो भोजन पर कर लिया उसने 2/5 2/5। तो इसका 2/5 कितना होगा, यहां कर लेते हैं, देखो 2500 का 2/5 2/5, 5 पंजे 25, 500 × 2 1000। तो उसने भोजन पर तो 1000 रुपए खर्च कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने 3/20 भाग आवास पर खर्च कर लिया। तो हमने देखा आवास पर कितना खर्च किया, तो आवास पर उसने खर्च किया 3/25, तो 2500 का 3/25 निकाल दो, 2500 का 3/25। तो सॉल्व करेंगे 25 से 100 बार, तो 300 रुपए उसने आवास पर खर्च कर लिए, ठीक है। फिर उसने कहां पर खर्च किया, कपड़ों पर, कितना, अच्छा एक गलती होगी भाई, 3/20 भाग था आवास पर, 3/20 भाग। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2 से भाग हुआ ये 125 बार, 125 या 375। तो यहां पर जो है 375 रुपए आवास पर खर्च किए उसने। अच्छा, और कपड़ों पर कितना खर्च किया, तो कपड़ों पर खर्च किया उसने भैया 3/25। तो अगर मैं 3/2500 निकालूंगा, 2500 का 3/25, तो वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। तो 300 रुपए उसने कपड़ों पर खर्च कर लिए। तो उसने खर्च कर कितना लिया, तो टोटल खर्च हमने जोड़ दिया, जोड़ दो 5 7 6 1, तो 1675 रुपए उसने खर्च कर लिए, जबकि उसके पास रुपए कितने थे, 2500 रुपए थे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसकी जो बचत है, सेविंग है, वो उसकी बचत कितनी है,
तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको घटा देंगे। तो भाई 25 कितना हुआ, 1700, 825। तो बचत हुई हमारे हिसाब से 825 यूनिट। अच्छा बचत कितनी है, उसने कहा 1650 रुपए की बचत है। तो जो 825 यूनिट है ये जो है रुपए में कितनी है, 1650 है। तो 825 इकन 825, 825 दूनी 1650। तो एक यूनिट जो है वो 2 रुपए के बराबर है। उसने पूछा है हमसे आय, तो आय कितने यूनिट है, 2500 यूनिट। तो 2500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2500 गुणा 2 यानी 5000। तो हमारी जो इनकम थी, यानी उस व्यक्ति की जो इनकम थी वो कितनी थी, 5000 रुपए थी, 5000 रुपीज। तो 5000 रुपीज कौन सा आंसर होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ समझ आया। तो सबसे आसान तरीका तो ये है। फिर भी अगर कुछ लोग इससे समझ में ना आ रहा हो तो भैया एक काम करो, जो जो खर्चे हैं उन्हें जोड़ दो, 2/5 प्लस 3/20 प्लस 3/25। अब मैं एलसीएम ले लूं, क्या ले लूं एलसीएम, 25 अट्ठे 200, 100 ले लो एलसीएम। 100 एलसीएम ले लिया, 5 से 20, 20 दूनी 40 प्लस 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 5 2 7, 4 2 6। इतने रुपए खर्च हो गए। अब मैं अगर बचत निकालूंगा तो एक में से माइनस करूंगा इसे। जब मैं एक में से माइनस करूंगा इसे तो कितना आ जाएगा, 33/100 यूनिट। ये बचत हो गई, जबकि बचत कितनी है, 1650 रुपए। तो मैं यहां से एक यूनिट का मान निकालूंगा 50। एक यूनिट बराबर कितना जाएगा, 50 गुणा 100 यानी 5000। या फिर आप लोग इस तरह इस कंडीशन से कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, करा करो, या बस केवल आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन का नंबरिंग करते रहो, क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, ठीक है। और चेक भी क्या करो कि कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हो। या फिर आपका तरीका है, मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम चैनल पर जाओगे लिंक से, तो वहां पर आपको जो ये क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी क्वेश्चंस की, वहां से आप क्वेश्चंस को उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिश की गई है कि किसी भी टाइप को छोड़ा ना जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइप लिए जाएं, कंसीडर किए जाएं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए पूरे चैप्टर का। चलिए, एक स्कूल एक जैसी 3 बसों को किराए पर लेता है। अच्छा एक मिनट सुनो, इसका एक और भी क्वेश्चन है, वो करते हैं पहले। ये वाला है, पहले ये वाला करते हैं, है ना। एक फ्लो बना हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/10 भाग भोजन पर, शेष का, अब इस बार उसने क्या कह दिया, शेष का जो रिमाइंडर है, जो बचत है, उसका 1/5 शिक्षा पर, और जो बचा हुआ है उसका 3/10 भाग परिवहन पर खर्च करता है। और उसके बाद 12,600 रुपए की जो है वो बचत कर लेता है, सेविंग कर लेता है। तो उसकी इनकम बतानी है। अब देखो तरीका क्या होने वाला, मैंने आपको बताया है, जो इनकम मान लो पहले उसकी। तो सबसे आसान तरीका है, उसकी हम इनकम मान लेते हैं। बताओ कितने रुपए मान लें, तो इनकम मान लेते हैं भाई 10 गुणा 5 50, और 50 गुणा 10 500। तो हम मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास 500 रुपए थे, ये हमने मान लिया। उसके पास कितने रुपए थे, 500 रुपए थे। अब वो यहां से भोजन पर खर्च करता है, कहां पर, भोजन पर। तो भोजन पर जब वो खर्च करेगा, तो भोजन पर तो वो 1/10 खर्च करता है। तो इसका 1/10 कितना होगा, 50 रुपए। 50 रुपए वो भोजन पर खर्च करता है। तो अब बचे कितने, 500 में से 50 रुपए, शेष का मतलब है जो बचे, तो बचे 450। अब वो 450 में से खर्च करेगा, तो उसने कहा शेष का 1/5 भाग शिक्षा पर। तो शिक्षा पर कितना करता है, इसका 1/5 भाग। तो इसका 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 90 रुपए शिक्षा पर खर्च कर लिए। फिर लिखा है शेष का, 450 में से 90 रुपए शिक्षा पर चले गए। तो अब कितने बचे भाई, तो अब बचे 15 9 6 360। शेष का मतलब है अब इस 360 में से खर्च करेगा, तो शेष का परिवहन पर। तो परिवहन पर कितने रुपए खर्च किए उसने, 3/10। तो 360 का 3/10 निकालेंगे तो 36 या 108, 108 रुपए हो जाएंगे। फिर उसने कहा खर्च करने के बाद 12,600 रुपए बचत करता है। अब एक बात बताओ, 360 रुपए बचे थे, 108 रुपए उसने खर्च कर लिए, तो फाइनली बचे कितने हमारे पास भाई, अगर मैं 100 माइनस करूंगा तो 260, 252। तो 252 यूनिट हमारे हिसाब से बचने चाहिए थे, जबकि बचे कितने, 12,600, 12,600।
ठीक है। अब मैं अगर सॉल्व करूं 25 पंजे 125, तो जहां तक उम्मीद है 50 बार कट जाएगा भाई। 1 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 10, 5 दूनी 10 दोबारा। ठीक है, तो जो एक यूनिट है वो 50 रुपए के बराबर आया। हमसे पूछा उसने उसकी इनकम, तो उसकी इनकम तो हमने 500 यूनिट मानी थी ना, तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी 500 यूनिट। तो 500 बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणा 500 यानी 3 जीरो और 5 पंजे 25। तो उसकी जो इनकम थी व्यक्ति की वो कितनी थी 25,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,000। बताइए, अगर ये समझ में ना आया हो, वैसा आसान तरीका है क्योंकि एक्सप्लेन ज्यादा करने का टाइम नहीं है, है ना, क्रैश कोर्स है आपका, इसलिए मैं समझा दे रहा हूं किसी और मेथड से भी, है ना। दूसरा मेथड क्या है, पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया है। चलिए कर लिया। चलिए, अब एक तरीका ये है, देखो हम इसको जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने जो है इनकम लिख ली, इनकम, और खर्च करने के बाद बचेगा सेविंग, बचत, सेविंग। तो हमने कहा 10 रुपए उसके पास थे व्यक्ति के पास, और 10 रुपए में से उसने 1 रुपया खर्च कर लिया, तो कितने रुपए बचे 9 रुपए बचे। ठीक है, फिर क्या था, फिर उसके पास 5 रुपए थे व्यक्ति के पास, उसके पास 5 रुपए थे और 5 रुपए में से उसने 1 रुपया खर्च कर लिया, तो उसके पास 4 रुपए बच गए। फिर उसके पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में से उसने 3 रुपए खर्च कर लिए, तो उसके पास 7 रुपए बचे। ये तो समझ में आया। और मल्टीप्लाई कर दो सबकी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और 7 छंग 42, 2 7 21 और 2 7 छंग 42 का 2 असले 4 7 1 4 25, 252। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन चलो छोड़ो। अब हमारे पास फाइनली बचत है 252 यूनिट। अच्छा, बचत है कितनी 12,600, बराबर कर दिया 12,600। अब एक यूनिट बराबर कितने का आया 50 के, और 500 यूनिट हमारी इनकम थी, तो 500 यूनिट बराबर कितना आया 25,000, 25,000 रुपीज। या फिर आपका ये मेथड है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मेथड बहुत सारे हैं, एक्स वाला भी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वो मेथड करने हैं, वो अप्लाई करने हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई हो रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन उसी तरीके से हो रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर नेक्स्ट। देखो ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/, अब ये दोनों का एडवांस मिला जुला तरीका है। मिला जुले का मतलब है कि इसमें जो है शेष वाली कंडीशन भी है और सिंपल वाली कंडीशन भी है ना, तो ये हमें थोड़ा समझना है। तो हमने क्या करा, सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई 20 गुणा 5 100, 100 गुणा 10 1000, 1000 गुणा 20 कितना हुआ 20,000, और 20,000 गुणा 5, तो 20,000 गुणा 5 कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, तो हमने उसकी इनकम 1 लाख रुपए मान ली। अब उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 3/20 भाग भोजन पर खर्च करता है, तो पहला भाग है भोजन पर, तो भोजन पर फूड पर कितना है 3/20, तो इसका 3/20 निकाल दो, तो 3/20 निकालेंगे तो कितना जाएगा 15,000, 20 पंजे 100 15, तो 15,000 रुपए उसने भोजन पर खर्च कर लिए। फिर लिखा है शेष का, शेष का 1/5 भाग शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितने खर्च किए भैया, तो शिक्षा पर शेष का, अब बचा कितना, अगर 1 लाख में से मैं 15,000 निकाल दूं तो 85,000 रुपए बचे, तो 85,000 में से उसने 1/5, तो 85,000 का 1/5 कितना आ जाएगा 17,000, तो 17,000 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए। फिर लिखा है शेष का, तो 17,000 में से 85,000 में से जब मैं 17,000 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 68,000 बचेगा, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, तो 68,000 बचा। अब 68,000 रुपए में से उसने 1/10 भाग परिवहन पर, तो परिवहन पर उसने 1/10, तो 1/10 मतलब 6,800 रुपए खर्च कर लिए परिवहन पर। ठीक है, और अच्छा हाँ एक चीज देखो, इस बार क्या कहा उसने, शेष के बाद ना फिर से शेष नहीं लिखा,
फिर उसने कहा शेष का, तो आप यहां से समझो इसे, शेष का 1/10 भाग परिवहन प्लस 1/20 भाग किराया प्लस 1/5 मनोरंजन पर खर्च करने के बाद। तो अब ये सब एक साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबके पहले शेष शेष नहीं लिखा। तो 1/10 और 1/20, 1/10 और 1/20 और 1/5 को जोड़ लो पहले। तो यहाँ आप लिखोगे तो यहाँ 3/20 हो गया, और 3/20 इसमें जोड़ोगे तो 5 चौक 4 3 7, 7/20 हो गया। इसका मतलब जो खर्च हुआ है अब वो 7/20 है। किसका? 68,000 का। तो 68,000 का 7/20 खर्च हो गया, तो बचा कितना? जब 7/20 खर्च हो गया तो 13/20 बचा। ठीक है, क्योंकि हमें बचत की बात कर रहे हैं ना। तो बचत हो गई कितनी? 10 और 2 से 34, 3400। तो बचत हो गई हमारे हिसाब से 13 गुणा 3400। और बचत है कितनी? बचत है 17,680। अब सॉल्व कर दो। 13 से भाग करें अगर हम, तो 13 एकम 13, 4 बचा, 13 थी 39, 7 बचा, 13 छंग 78। ठीक है, और अगर हम 17 से भाग करें फिर 17 दूनी 34, तो 34 से भाग कर लेते चलो, 17 दूनी 34, 17 अट्ठे 136, और ये बचा भाई 40 पंच 40 दूनी 80 और 40 पंच 200। तो यहाँ से 5 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 2 रुपए आई। अब हमसे पूछा क्या उसने? हमसे पूछा उसने इनकम। उसकी इनकम हमने कितनी मान रखी थी? 1 लाख यूनिट। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 1 लाख बन जाए? तो 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी इनकम आ जाएगी? 40,000। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी? 40,000 रुपए थी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। समझ आया? ये कंडीशन थी बस ध्यान रखने की, यहां से यहां तक की, है ना। ये जो कहा है उसने, ये वाली कंडीशन, बस ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ शेष लिखा है, यहाँ नहीं लिखा और यहाँ नहीं लिखा। इसका मतलब जो शेष अब जो बचा है उसमें से मिला जुला के ये सब खर्च करा है। तो इसलिए हमने इनको सब तीनों को जोड़ दिया था, और जोड़ने के बाद 7/20 आया था, फिर टोटल में से घटा दिया तो हमारी सेविंग आ गई थी, बचत आ गई थी। समझ आया? और अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। क्या तरीका है? देखो, वही कंडीशन हम ले लेंगे यहाँ पे, इनकम आय मतलब इनकम और बचत यानी सेविंग। तो इनकम हम मान लेंगे भाई, पहले 20 रुपए थे उसके पास, और 20 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर लिए तो 17 रुपए बचे। फिर 5 रुपए थे उसके पास, और 5 में से 1 खर्च कर लिया तो 4 रुपए बचे। फिर उसके पास, अब यहाँ देखो मिला जुला के हैं तीनों, और तीनों को मिला जुला के कितना आया था? 7/20। और 7/20 में से अगर उसके पास 20 रुपए थे, 20 रुपए थे और उसने उसमें से 7 रुपए खर्च कर लिए, तो उसके पास 13 रुपए बचे। ठीक है, तो जो डिवाइड हो सकते हैं डिवाइड कर लो। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 500, और 17 गुणा 13। इसको ऐसे रहने दो, बाद में हम यूज कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से बचत है 17 गुणा 13 यूनिट, जबकि बचत है 17,680। जबकि बचत है रुपए में 17,680। तो 17 यूनिट, 17 चौका 68 और 13 अट्ठे 104। तो 1 यूनिट जो है वो 80 रुपए के बराबर है। तो 500 यूनिट ही तो इनकम होगी। तो 500 यूनिट कितनी हो गई? 80 गुणा 500। तो 3 जीरो और 5 अट्ठे 40 यानी 40,000। या आप लोग इस तरह कर सकते हो। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, अब जो पहले पीछे क्वेश्चन छूट गया था वो देख लो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हमसे कहा गया एक स्कूल एक जैसी 3 बसें किराए पर लेता है और 4/5 सीट घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की का फ्रैक्शन क्या होगा, उनका भिन्न क्या होगा, है ना। ए स्कूल हायर्स 3 identical buses at till 4/5 of the seats. After 1/4 of the passengers leave, the remaining passengers use only 2 buses. What fraction of seats are filled in the 2 buses now? 2 बसों में बाकी घेरी गई सीटों का प्रतिशत बताना है, प्रतिशत नहीं भिन्न बताना है, सॉरी। चलिए एक काम करो, मैंने आपको बताया संख्या मानने का सबसे आसान तरीका है कि फ्रैक्शन खत्म कर लो। मतलब 5 चौक 20 हम मान लेते हैं, जो बस थी
उनमें प्रत्येक में 20-20 सीट थी। 3 बसें किराए पर ली थी, तो हमने मान लिया सब में 20-20 सीट थी, तो 20-20 सीट थी तो टोटल 60 सीट हो गई। चलिए, तो उसने कहा स्कूल एक जैसी 3 बसें किराए पर ली उसने और 4/5 सीट घेरता है। इसका मतलब अगर बसों की टोटल सीट 60 थी तो 60 का 4/5 कितना हुआ? तो 5 से 12 और 12 चौक 48। इसका मतलब वहां पर जो टोटल यात्रियों की संख्या होगी वो 48 होगी, 48 यात्री होंगे वहां पर। ठीक है, फिर उसने कहा 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद, अब 48 पैसेंजर्स थे और 1/4 इनका चला गया, 1/4 का मतलब है 12 पैसेंजर चले गए। तो जब 12 पैसेंजर चले गए तो कितने पैसेंजर शेष बचे? 48 माइनस के 12 यानी 36। 36 पैसेंजर्स जो हैं वो शेष बच गए, ये बस में बैठे रहे अभी। तो अब उसने कहा तो यात्री केवल 2 बसों का इस्तेमाल करते हैं। अब 2 बसों में कितनी सीट होंगी? तो 2 बसों में सीट होंगी भैया 40, यात्री कितने हैं? 36। तो उसने पूछा अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की संख्या, तो कितनी सीटों पर यात्री बैठ पाएंगे? 36 यात्री हैं तो 36 सीट घेरेंगे, और कितने में से? 40 सीटों में से। तो ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, देखो 4 9 36 और 4 दही 40, तो कितनी सीट घेरेंगे? अब 9/10 सीट घेरेंगे, उसका फ्रैक्शन ये हो जाएगा 9/10। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। बताओ, समझ आया? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते चले जाओ, एक एक लाइन से क्या हमें मिलता है उसको नोट करते चले जाओ, बहुत आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया था, ये भी हो गया। हाँ, ये देखो, उसने कहा 3 भिन्नों का जो योग है वो 2 से ही 11/24 है। फिर कहा सबसे बड़ी भिन्न को, क्या कहा? सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ा है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग घूम जाएगा, दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, कुछ की जल जाएगी, है ना। अब करना कैसे है? द सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस इज 2 होल 11/24। 3 फ्रैक्शन मान लो भैया, अब बताओ फ्रैक्शन क्या मान ले? तो कुछ लोग मान रहे होंगे सर एक काम करो, A/B C/D E/F मान लो। अरे मत मानो भाई, आप ऐसा करो, आप x मान लो एक फ्रैक्शन y मान लो, एक फ्रैक्शन z मान लो, ये 3 फ्रैक्शन मान लो अलग अलग। और उसने छोटे बड़े की बात की है, तो एक काम करो, x सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन है उसको z मान लो, उससे छोटा y मान लो, सबसे छोटा x मान लो। ठीक है, अब उसने कहा इनका जो सम है x + y + z कितना है? सॉल्व कर लेते हैं। 24 दूनी 48 और 49 और 10 59, 59/24 इनका सम है। हमने इसको सही बटे को मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। फिर उसने कहा सबसे बड़ी भिन्न को, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? z। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है? x से भाग देने पर जो वैल्यू मिलती है वो 7/6 है। लिख दिया 7/6। इतना समझ में आया? फिर उसने कहा प्राप्त होता है जो का मतलब है 7/6 है वो मध्य भिन्न से, मिड फ्रैक्शन से 1/3 बड़ा है। और मिड फ्रैक्शन क्या है? y। तो y से 1/3 बड़ा है। कौन बड़ा है? ये जो रिजल्ट मिला था हमें 7/6, ये तो कहा है कि 7/6 प्राप्त होता है जो का मतलब है ये जो मिला है ना, ये जो है 1/3 बड़ा है मिड फ्रैक्शन से। मिड फ्रैक्शन y था तो y से 1/3 बड़ा हो गया। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल दूं तो 3 दूनी 6, 7 - 2 5, तो y आ गया 5/6। y की वैल्यू हमें मतलब इधर ले जाकर 1/3 माइनस कर दिया। अब उसने हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा है। सबसे छोटा इन द सेंस हमसे क्या पूछा? उसने x पूछा है। तो एक काम करो, आप y की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो जब y की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे 5/6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से x + z रह जाएगा। और x + z कितना रह जाएगा? 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। तो 39/24 आ जाएगा, है ना। 5/6 हमने उधर ले जाके माइनस कर दिया ना, तो x + z की वैल्यू होगी 39/24। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, भाई z का रेशियो 7 है और x का रेशियो 6 है,
तो अगर मैं पूछूं इनका टोटल रेशियो कितना हुआ, 7 और 6 13 यूनिट, तो 13 यूनिट बराबर 39/24, तो 1 यूनिट बराबर 13 या 39, और अगर मैं 3 से भी डिवाइड कर दूं, 3 का 3, 3 अट्ठे 24, तो 1 यूनिट 1/8 के बराबर है। अब हमसे उसने पूछा क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन तो x मान रखा था, तो x का यूनिट कितना है 6, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6/8, 6/8 मतलब 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन आया हमारा 3/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बताइए समझ आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट है, अच्छा सोल्व इट, ये एक अच्छे क्वेश्चन है, काफी आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा। तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका है हमारा भाई, मैंने कहा आपको बेसिक बताने का ज्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी क्लास बहुत लेंथी हो गई है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो तरीका मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। यहाँ देखो, आप लोग देखोगे यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ एक एक का डिफरेंस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा लिख देंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस, इसको लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख लेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस, वैसे ही लास्ट वाले को लिख लेंगे 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। शुरू में अगर प्लस की वैल्यू बची है तो लास्ट में माइनस की वैल्यू बचेगी, और सॉल्व करेंगे 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 9/10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी 9/10 ये आंसर। ठीक है, अब मान लो अगर डिफरेंस होता ज्यादा का तो हम कैसे करते, वो भी मैं बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस है। देखो नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो 1/2 आप पहले से लिख लो, जितने का भी डिफरेंस है उसी से डिवाइड कर देंगे। और क्या करना है भाई, अगर मैं यहाँ चेक करूं तो शुरू में ये वाली कंडीशन बचेगी 1 वाली, तो माइनस करके लास्ट में ये वाली कंडीशन बचेगी, तो 1/21, तो 1/2 इंटू 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20/21, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10/21, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताइए, ये मैंने और थोड़ा शॉर्ट कर दिया, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, a + 1/b + 1/c + 1/d बराबर 43/30 दे रखा है, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो तरीका क्या है, देखो आसान तरीका क्या है, 30 से इस 43 को डिवाइड करना शुरू करो, ध्यान देंगे बोर्ड पर, 30 से 43 को हम डिवाइड कर रहे हैं। चलिए डिवाइड करते हैं भाई, 30 से एक बार टेबल चला जाएगा 30, क्या बच गया 13 बच गया। अब इस 13 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, कितना बचा 4 बचा। अब इस 4 से इस 13 को भाग करेंगे, तो 4 तिया 12, कितना बचा 1 बचा। अब क्योंकि जो वेरिएबल हैं कितने हैं ए बी सी डी हैं, ए बी सी तो आ गया, तो इसका मतलब अभी हमें और भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो 1 चौक 4। हाँ ठीक, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो अब आप लोग चेक करेंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये डी की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो बस, ए की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस बी के प्लेस पर कितना आ जाएगा 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस सी के प्लेस पर कितना आ जाएगा 3, 3 चौक 12, प्लस डी के प्लेस पर कितना आ जाएगा 4। अब हम देखें 2 और 6 8, 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 कितना हुआ भैया 0, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर। बताइए समझ आया नहीं आया? थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू क्लास। ठीक है, अभी होने वाला है, तो ये आज की क्लास थी, जो हमने जो है मैथ्स बाय निगम पर क्या क्या पढ़ा आज, तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस और फ्रैक्शन की चीजें हमने पढ़ी हैं,
उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो, ऐसा नहीं है कि केवल ये यूपीएसआई के लिए है, यूपीएसआई का एग्जाम क्योंकि आने वाला है इसलिए हम यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी ये आपका एसएससी का या यूपी पुलिस का, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपीपी का या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ये उनमें भी सब में प्रॉपर उसी तरीके से वर्क करेगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे में इसी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर किसी के एग्जाम में टाइम है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है द कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट में जाइए और द कॉन्सेप्ट का जो लिंक है बच्चों वीडियो का, वो वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का भी और बाकी वीडियोस का भी। तो अगर आपको बाकी वीडियोस पढ़नी है तो द कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप पूरा प्रॉपर तरीके से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। कल, अच्छा हाँ, कल हमें पढ़ना है, कल जो हमारा टॉपिक बचा है वो हम पढ़ते हैं, कौन कौन सा पढ़ेंगे भाई? एक तो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, कल सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और कौन सा टॉपिक बच गया है, और सर्ड्स एंड इंडाइसिस पढ़ेंगे, है ना, घातांक और करनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको टॉपिक को थोड़ा पढ़ लेना और कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।